नमस्कार। स्वागत है आपका न्यायपथ में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने आर्टिकल 20 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 के तीन एस्पेक्ट्स हैं: राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। हालांकि आर्टिकल 21 का ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कॉरपोरेट बॉडीज पे कोई एप्लीकेशन नहीं होता। अब आर्टिकल 21 से रिलेटेड हम लोग कुछ केस लॉज देखेंगे। सबसे पहले है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें यह हिल्ड हुआ था कि लाइफ डजंट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। उसी के बाद इससे मिलता जुलता केस था फ्रांसिस टोराली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1989 का केस था ये। इसमें यह कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट है कि आप डिग्निटी के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी। उसके बाद एक केस आया जिसमें यह हिल्ड हुआ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इज अगेंस्ट हर राइट टू लाइफ, और ये केस था पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह 2004 का। उससे मिलता जुलता केस है पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह 1999 का, जहां पर यह हिल्ड हुआ था कि वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, डिसेंसी एंड डिग्निटी। राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर भी इंक्लूड होता है, और यह बात चमेली सिंह के केस में हिल्ड हुई थी। उसके बाद मुरली एस दियोरा का केस है जिसमें राइट टू एन अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट का केस आया था, और इसमें वही था कि आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। उसके बाद उन्नी कृष्णन का केस आया, और इसी के बाद आर्टिकल 21A भी इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे संविधान में आई थी। यह था राइट टू एजुकेशन। कृष्णन का केस आया और वो साथ लाया राइट टू एजुकेशन। अब एक बड़ा सवाल, क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड होता है, मरने का अधिकार? तो पी रतिनाम में राइट टू डाई दिया गया, फिर ये ओवर रूल हो गया क्यान कौर में, जिसमें कहा गया कि राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता है राइट टू लाइफ में। उसके बाद अरुणा सानबाग का केस आया जहां पैसिव यूथनेसिया को कानूनी मान्यता मिली। अब आर्टिकल 21 के दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, यानी राइट टू लिबर्टी। इसे भी हम केसेस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें काफी नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया पर्सनल लिबर्टी का। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है तो वो पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, बस। उसके बाद खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1964 का केस आया। यहाँ वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया। ये था कि ये बस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे तक सीमित नहीं है। उसके बाद फिर आया मेनका गांधी का केस। यहाँ वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग दिया गया लिबर्टी का। मेनका गांधी के केस में यह कहा गया कि कोई भी लॉ जो रिस्ट्रिक्ट करती है पर्सनल लिबर्टी को, वो जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। उसके बाद K.S. पुट्टास्वामी का केस आया। वहाँ राइट टू प्राइवेसी कहा गया कि ये पार्ट है लिबर्टी का। फिर फ्री लीगल एड पे केस है M.H. हॉस्कोट का। उसके बाद स्पीडी ट्रायल भी हमारा राइट है, और ये राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है, और ये बात कही गई थी A.R. अंतुले के केस में। उसके बाद अफजल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ एक्यूज्ड मिल नहीं रहा था, उसके फैमिली मेंबर को पुलिस ने डिटेन कर लिया, तो कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। अब जो तीसरा एस्पेक्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। दो चीजें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज पर लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस होती है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो होता है।
तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो नैरो है, और जो लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किया लॉ उस पर फोकस करती है। वो फेयर है, फेयर नहीं है, इससे मतलब नहीं। वहीं दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रॉड है और इसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये इंश्योर करता है कि जो लॉ फॉलो करना है वो जस्ट हो, वो फेयर हो और रीजनेबल हो। तो आर्टिकल 21 में आज इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।